देखिए बच्चों, आज स्टार्टअप करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट फॉर क्लास 12 सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर की 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, जो कि क्वाइट यूजफुल है, क्वाइट इंपॉर्टेंट भी है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी बोर्ड में 5 मार्क्स के बनते हैं इसमें से क्वेश्चन। और आज शुरुआत करते हैं ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट की, जिससे सबसे पहले आप सॉलिड्स के बारे में जान लीजिए, जो कि आपने 9th लेवल में शायद एक चैप्टर था, द्रव्य की अवस्थाएं, मैटर ऑफ स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, जो भी आप कहो। तो उसमें जो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन के बारे में आपको बताया गया था। फिलहाल वहीं से हम डेफिनेशन पिकअप किए हैं सॉलिड्स की, ठोस की। किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इनका आकार, आकृति एवं आयतन दैट इज गोइंग टू बी सर्टेन, निश्चित होता है, फिक्स होता है, ठीक, ठोस अवस्था कहलाती है। तथा ऐसे पदार्थों को हम ठोस पदार्थ कहते हैं, ठीक। कॉमन एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको देखना चाहें, मार्कर है, मार्कर में आप इसके आकार को बता सकते हो कि ये सिलेंडर के शेप में है या बेलनाकार है, ऐसे आप कह सकते हो। इसकी आकृति को बता सकते हैं आप, आकृति दैट मींस कि बड़ा है या छोटा है, ऐसा भी आप कह सकते हो, ठीक। कितनी मोटाई है, कितनी चौड़ाई। देखो, दो चीजें, आकार और आकृति में थोड़ा सा शेप एंड साइज में डिफरेंस होता है। शेप एंड साइज में डिफरेंस क्या है, मान लीजिए आपके पास ये 1 रुपए का कॉइन है और ये 10 रुपए का कॉइन है। बेटा, दोनों का जो आकार है, आकार वो सेम, दोनों वर्ग, वो वृत्ताकार, दोनों सर्कुलर से है। लेकिन दोनों की अगर हम आकृति की बात करते हैं तो अलग अलग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बताओ? ये छोटी आकृति, बड़ी आकृति हो जाएगी नहीं? तो ये अंतर होता है। जिसमें आप छोटा या बड़ा बता सकते हैं वो आकृति होती है, और आकार एक पर्टिकुलर साइज में होता है, पर्टिकुलर उसकी क्या कह सकते हैं, डायमेंशंस होती है, यू कैन से, उसकी डिमांड होती है, ठीक। तो किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार, आकृति और आयतन निश्चित होता है। तो आकार, आकृति की बात बताइए। आयतन होता है, आयतन दैट मींस कि आप उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को माप सकें। लंबाई भी नापी जा सकती है, चौड़ाई भी नापी जा सकती है और ऊंचाई भी नापी जा सकती है, जैसे इसमें, जैसे बोर्ड में, जैसे रूम का ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे, और इस अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं सामान्य लक्षण के। काफी सारे सामान्य अभिलक्षण या सामान्य प्रॉपर्टीज होती हैं, जो विशेष तौर पर हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। 3-4 पॉइंट ऐसे जो इंपॉर्टेंट हैं उसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले, ठोस प्रायः दृढ़ अथवा कठोर होते हैं। ज्यादातर ठोस जो होते हैं, इवन रबर जो होता है, रबर भी ठोस में ही आता है। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है प्रायः। प्रायः का मतलब मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स द सॉलिड्स दे आर रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग, कह सकते हो। ये रिजिड होते हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं, कठोर होते हैं। अब ये दृढ़ का मतलब क्या हो गया? दृढ़ का मतलब हो गया कि अगर इस पर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कोई बल आरोपित करते हैं, बल लगाते हैं, तो इनके पार्टिकल्स में कोई डिस्प्लेसमेंट ऑकर नहीं होता है। इनके पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर रहते हैं, दे डोंट यूज टू मूव अलोंग, ठीक है। आप कह सकते हो ये मूव नहीं करेंगे, ये जैसे है वैसे ही वैसे पड़े रहेंगे। अब ये मत कहना कि इस पर ट्रक चढ़ा दो ऐसा, फिर वो एक्सेसिव हो जाता है, ठीक। तो दृढ़ पदार्थ ऐसे होते हैं, या आप कह सकते हो रिजिड बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जिन पर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लेकिन उनके पार्टिकल्स में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो वैसे का वैसा बना रहता है। लेकिन अगर रबर में आप करेंगे, रबर को दबाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ऑफेन शब्द का या प्रायः शब्द का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है। दूसरा पॉइंट है कि संघटक कणों। संघटक कण का मतलब होता है जिन कणों से मिलकर ये बना है, जिन कणों से मिलकर ये, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंग्लिश में कहा जाता है, जिससे मिलकर ये बना है, इनके बीच की जो दूरी होती है इसको अंतराण्विक दूरी या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। ये अंतराण्विक दूरी अत्यंत कम मींस इनके जो पार्टिकल्स हैं, लाइक ए बी सी पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, इन एटम्स से मिलकर ये पदार्थ बना है। तो इनके एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी ये बिल्कुल टाइटली हेल्ड होती है, बहुत ही टाइटली हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत पास जुड़े होते हैं। आप कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द एटम्स इन सॉलिड्स, या आप कह सकते हो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होती है दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेस, बहुत कम होती है। इसलिए ये जो है ठोस को एक अच्छी शेप और साइज प्रदान करता है, एक अच्छी शेप में या एक अच्छी साइज में इसको बनाए रखता है।
इसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं और टाइटली जुड़े होते हैं एक दूसरे से। जब टाइटली जुड़े हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। थर्ड वन इज इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण होता है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इनको बांधे रखता है और इनको अच्छी शेप और साइज प्रदान करता है, कह सकते हो निश्चित शेप प्रदान करता है। ठीक। चौथा है इनकी आकृति आकार एवं आयतन नियमित होते हैं, रेगुलर होते हैं, जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा था, कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ो उसको। आगे पांचवा, ठोसों की सतह होने के कारण इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। संपीड़ित का मतलब होता है बेटा कॉम्प्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है, कॉम्प्रेस्ड, अर्थात इन्हें दाब आरोपित करके यानी प्रेशर एक्सर्ट करके इनके आयतन में, इनके क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं कर सकते, इनके वॉल्यूम या इनके एरिया में कोई बदलाव नहीं कर सकते। जैसे गैसों में है, गैसों को क्या किया जाता है, गैसों में कोई सरफेस नहीं होती बेटा, ठीक है। जैसे सॉलिड में है, ये सॉलिड है, इसमें सरफेस है, इस पर अगर आप कुछ रखना चाहो रख सकते हो। अगर इसी पे लिक्विड जैसे वाटर रखा होता है, अल्कोहल रखा होता है, मिल्क रखा होता है, एनीथिंग कुछ भी जो फ्लूइडिटी कंटेन करता है, अगर उस पे आप कुछ रखना चाहो तो या तो डूब जाएगा या तो उसके पृष्ठ पर आ जाएगा या तो तैरे। बातें समझ में आ रही, क्योंकि उसका सरफेस है। लेकिन गैस में, एयर में सरफेस है कोई, हम यहाँ पर ये रखना चाहते हैं नहीं रख सकते, क्योंकि दे डोंट हैव एनी सरफेस एट ऑल, इनके पास कोई भी सरफेस नहीं है कि इस पर हम कुछ रख सके। जब सरफेस नहीं है तो गैसों को हम आसानी से संपीड़ित कर देते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करके किसी भी पात्र में इसको कंटेनर में भर सकते हैं। जैसे एलपीजी आप देखते हो, लाइटर देखते हो, जो सिगरेट वगैरह स्मोक करते हैं वो लाइटर लेकर चलते हैं, तो लाइटर में मीथेन भरी होती है, मीथेन गैस भरी होती है। और मीथेन क्या होता है, मीथेन एक बहुत ही हल्की, बहुत ही लाइट गैस होती है। इसको हम कंप्रेस करके इसके जो पार्टिकल्स उसको पास पास लेकर आते हैं और इतना पास लेकर आते हैं वो लिक्विड बन जाए। और जैसे ही आप उसको जलाते हो तो फिर वो बर्न कर जाता है। और कभी कभी देखो एक ऐसी बटन होती है जो क्या कहते हैं, रोल करने वाला नहीं, एक ऐसी बटन होती है जिसमें सिर्फ गैस रिलीज करती है। सोचो वो लिक्विड है अंदर, जैसे उसको दबाते हो गैस बनकर बाहर निकलती है। अभी वो प्रेशर लेती, जैसे ही आपने दबाया वो प्रेशर हटा और वो ऊपर, गैसों का कौन होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो ऊपर की ओर चले गए। ठीक है, तो यहां तक आई होप की बातें क्लियर हो पा रही हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनके पृष्ठ पर अगर हम कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं, अगर हम कोई बल आरोपित करते हैं, तो इनके पार्टिकल्स में, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कोई भी विस्थापन नहीं होता है, अर्थात वो अपनी जगह से नहीं हटते हैं। दृढ़ कठोर संगठक कणों के बीच में जो दूरी होती है वो प्रायः कम होती है, आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत एक दूसरे से टाइटली बंधे होते हैं, मजबूती के साथ बंधे होते हैं और इनकी जो शेप या साइज जो होती है वो फिक्स हो जाती है। बात करते हैं ठोसों के प्रकार। सॉलिड्स को, ठोसों के प्रकार या टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखते हैं, कितने प्रकार से कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस आपने देखा होगा, चीनी के क्रिस्टल्स या नमक के क्रिस्टल्स या बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनके क्रिस्टल्स को आपने देखा होगा, डायमंड के क्रिस्टल्स देखा होगा आपने। ठीक, क्रिस्टल्स का मतलब इसके ब्लॉक्स को आप अलग अलग करके देख सकते हो। अगर ज्यादा प्रकाश में या अत्यधिक मात्रा में प्रकाश की उपस्थिति हो तब उसको आप आसानी से महसूस कर सकते हो। उसके अगर नमक का क्रिस्टल आप उठाते हैं या चीनी का क्रिस्टल आप उठाते हैं तो उसको अत्यधिक प्रकाश में, एक्सेसिव लाइट में जब आप देखते हैं तो ब्लॉक्स दिखाई देती है, लाइनिंग्स दिखाई देती है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से लाइनिंग्स होती है, ऐसे 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 करके लाइनिंग्स, ये ब्लॉक्स। ठीक, इन ब्लॉक्स की चर्चा हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में जब हम डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, तब अध्ययन करेंगे। अभी बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते क्या है एक्चुअली। देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या है, ये ठोस का ही एक प्रकार है। ऐसे ठोस जिनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जिनसे ये ठोस मिलकर बना, जिन पार्टिकल्स से ये ठोस मिलकर बना है उसको हम उसके संघटक कण कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। अगर उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, दैट इज गोइंग टू बी इन रेगुलर अरेंजमेंट, अगर वो नियमित व्यवस्था में, नियमित रूप से व्यवस्थित है, लाइक सपोज दैट अगर हम बात करते हैं NaCl की, Na को हम मान लेते हैं A, Cl को मान लेते हैं B, यानी दो प्रकार के पार्टिकल्स है। और
आप जानते हैं एटम्स जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं गोलाकार होते हैं, तो हम इसको एक स्फेरिकल शेप में देख के चलते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स को। सपोज दैट कोई सॉलिड है जिसके संघटक कण इस हिसाब से व्यवस्थित है, अरेंज है इस हिसाब से, ठीक। तो इनकी जो एक रेगुलर व्यवस्था का मतलब है कि आपको पता होगा कि अगर पहला ए है देन अगला बी होगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए बी, ए बी, ए बी, ए एंड बी। अगर आपको एक पार्टिकल पता है कि पहला पार्टिकल Na है देन दूसरा Cl होगा। बात समझ रहे हो बेटा? या ऐसे भी व्यवस्था हो सकती है कि ए फिर बी 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 फिर ए। अगर आपको एक पर्टिकुलर एटम का नाम पता चल जाए कि ये एटम यहाँ पर प्रेजेंट है तो दूसरा वाला उसके बाद होगा, यानी एक सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा, एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी, एक रेगुलर व्यवस्था होगी, एक रेगुलर शेप। तो आप कह सकते हैं ऐसे ठोस पदार्थ, आप इसको लिख भी सकते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें उनके संघटक कणों की व्यवस्था या संघटक कणों की ज्यामितीय व्यवस्था नियमित होती है उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनकी जो व्यवस्था है वो क्या है? नियमित व्यवस्था है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसकी व्यवस्था नियमित है, संघटक कणों। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें उनके संघटक कणों की व्यवस्था नियमित होती है, अर्थात संघटक कण नियमित रूप से रेगुलर शेप में, रेगुलर सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए बेटा तो एग्जाम्पल में आप NaCl, साधारण नमक या सामान्य नमक जो आप यूज करते हो खाने में, ठीक। फिटकरी, एलम जिसको आप कहते हो, फिटकरी, डायमंड, हीरा, सुना ही होगा हीरा, बर्फ के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको भी आप अगर एक्सेसिव लाइट में देखते हैं तो लाइंस दिखाई देती हैं, दैट मींस कि उसके जो संघटक कणों की या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की व्यवस्था है उस ब्लॉक्स के जरिए आप उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ग्रेफाइट है, मेटल्स होती हैं, जितनी भी मेटल्स हैं सब एक प्रकार की क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आती है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है बेटा? जिनमें इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या इनके जो संघटक कण हैं उनकी व्यवस्था क्या होती है? रेगुलर होती है, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, बिल्कुल व्युत्क्रम होगा, बिल्कुल प्रतिलोम होगा। अर्थात आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें उनके संघटक कणों की या संघटक परमाणुओं की ज्यामितीय व्यवस्था नियमित नहीं होती है, अनियमित होती है या अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्लियर है? लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं यहां पर लिखूं, बिल्कुल इसका अपोजिट है। आप कह सकते हैं सपोज दैट ये इसके संघटक कण है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, जिसमें अनियमित रैंडमली कहीं भी कोई एटम प्रेजेंट है, कहीं भी कुछ भी प्रेजेंट है, ठीक। सपोज दैट ए बी 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 ए बी बी ए बी फिर ए बी, ऐसे रैंडमली आप निश्चित तौर पर बता नहीं सकते हो कि यहां पर ये एटम होगा या होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो इनकी व्यवस्था है दैट इज नॉट इन रेगुलर, ये रेगुलर फॉर्म में नहीं है, ये इररेगुलर फॉर्म में अनियमित रूप से इसके संघटक कण व्यवस्थित हैं। तो आप कह सकते हैं संघटक कणों की व्यवस्था क्या होती है बेटा? संघटक कणों की व्यवस्था अनियमित व्यवस्था। तो इनके संघटक कण क्या होते हैं? अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इनको अक्रिस्टलीय एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। एमॉर्फस या छद्म आभासी ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं बेटा, एग्जांपल में सबसे पहले तो आप कंसीडर करिए कांच, ग्लास या कांच की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है 12th में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में या वेब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कांच है, फिर विकल्प आपको दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा क्रिस्टलीय ठोस है, फिर पूछा जाएगा आणविक ठोस है,
ना, या फिर नीचे पूछा जाएगा धात्विक ठोस है या सहसंयोजक ठोस है, लास्ट में लिख दिया जाएगा आभासी ठोस है, ऐसा भी कहा जा सकता है, या अतिशीतित द्रव, क्या कहा जाता है इसको, हमेशा याद रखना, अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड ऐसा लिक्विड जिसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया गया है, बहुत ज्यादा उसको कूल कर दिया गया है, तो सॉलिड के शेप में आ जाता है। इन शॉर्ट यू कैन से उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जहां पर है वहीं पर एकत्र हो जाते हैं। जैसी ही उनकी व्यवस्था है, अगर कोई पार्टिकल यहां है तो यहीं पर वो जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो सॉलिड से होती है कंपैरेटिवली क्रिस्टलाइन सॉलिड के, अगर इसके अंतर्गत देखें, इसके कंपेयर में देखें तो इनकी दूरी ज्यादा हो जाती है। तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। कांच जब बनाया जाता है, सिलिकेट या पोटेशियम सिलिकेट, बाइकार्बोनेट या जो भी चीजें मिलाई जाती हैं, तो इनको हीट किया जाता है तो लिक्विफाई हो जाता है, और लिक्विफाई होने के बाद इसको तुरंत बहुत कम टेम्परेचर पर रख देते हैं, ऑन द स्पॉट, इंस्टेंटली। जैसे ही रखते हैं वो तुरंत उसके पार्टिकल्स जहां है वहीं के वहीं जम जाते हैं, और बीच में, उनके बीच में भाई जो भी आपने विलायक यूज किया, सॉल्वेंट जो भी लगाया है, उसके पार्टिकल्स भी बीच में होते हैं। जैसे पानी में आपने बोला तो पानी के पार्टिकल्स भी बीच में वहां पर एकत्र हो जाते हैं। ठीक, तो कांच सॉलिड नहीं है, कांच एक आभासी अपीयरेंट या एमॉर्फस सॉलिड है, या क्वेश्चन जब आता है तो आप कहेंगे कांच एक अतिशीतित द्रव है। इसका एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे बाय यूजिंग अ क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो कांच है, प्लास्टिक है, सॉरी देख लेना इसे, प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी एक एमॉर्फस सॉलिड है, अक्रिस्टलीय ठोस है। जो कण होते हैं उनके कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है, रेगुलरली फॉर्म में अरेंजमेंट इनकी नहीं होती है। तो ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर यू कैन से, रबर वैसे भी सॉलिड नहीं लगता है, अगर देखा जाए तो सॉलिड नहीं, वो थोड़ा सेमी सॉलिड के हिसाब से आ जाता है। फिलहाल केमिस्ट्री में अगर सॉलिड स्टेट की बात की जाए तो रबर को बिल्कुल भी सॉलिडिटी में या क्रिस्टलाइन सॉलिडिटी में नहीं रखा है, हालांकि ठोस में रखा गया लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिडिटी के अंतर्गत ये नहीं आता है, एक आभासी ठोस है, लगता है कि ठोस है पर एक्चुअली ये ठोस नहीं। ठीक, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जो कि क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो यहां पर हमने बात की ठोसों के प्रकार, 2 प्रकार से ठोस बन सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन में क्या होते हैं, उनके जो कण है जिनसे मिलकर वो बना है उनकी व्यवस्था नियमित होती है, रेगुलर शेप में अरेंजमेंट होती है इनके कणों की, जबकि इस अक्रिस्टलीय एमॉर्फस सॉलिड में इनके कणों की रैंडमली व्यवस्था होती है, यानी अनियमित, इर्रेगुलरली शेप में, इर्रेगुलरली फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स जो हम अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, ज्यादातर वो चीजें क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आती हैं, व्हेयरएज अक्रिस्टलीय ठोस में ग्लास, प्लास्टिक, रबर एंड सो ऑन, ये सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम पुराने घरों में, जिसको आप कह सकते हो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स जो होती हैं, बहुत पुराने कह सकते हो भवन जो होते हैं राजा महाराजा के समय में, जहां पर कांच का प्रयोग मान लो किया गया है, तो उनके जो खिड़कियों के कांच होते हैं वो ऊपर से पतले हो जाते हैं और नीचे से मोटे हो जाते हैं। अर्थात खिड़कियों के कांच जो होते हैं, और अगर उनको वैसे प्रेस करें, टच करें तो खड़खड़ खड़खड़ का साउंड करते हैं, साउंड करने लगते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं, अर्थात वो ठीक से अरेंज नहीं होते, जैसे वो सेट किए गए होते हैं स्टार्टिंग में वैसे नहीं होते, थोड़ा सा उनमें जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं। किस हिसाब से आते हैं उसको थोड़ा समझना है। क्वेश्चन आता है कि पुराने भवनों की खिड़कियां या खिड़कियों में लगे कांच ऊपर से पतले तथा नीचे से मोटे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसका जवाब, सपोज दैट कि कांच है किसी खिड़की में लगा हुआ है, खिड़कियों के जो कांच होते हैं, कांच आप जानते हैं कि सुपर कूल्ड लिक्विड है या अतिशीतित द्रव है, तो द्रव में एक बहने का गुण होता है, बहने का मतलब है फ्लूइडिटी होती है, तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इसके पार्टिकल्स अपने आप ऑटोमेटिकली मूव करते रहते हैं। जैसे आप इस पर एक ड्रॉप वाटर डालिए, हालांकि वाटर जितना ये उसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन टाइम के साथ साथ ऑन गोइंग विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर यू कैन से, जैसे जैसे माहौल बदलता है, मौसम बदलता है,
सर्दियों से गर्मियां आती हैं, गर्मियों से बरसात आती है, तो टेम्परेचर चेंज होता है, तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस भी थोड़ा थोड़ा वो चेंज होती रहती है। ठीक, तो कांच एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो लिक्विड ही एग्जैक्टली ये सॉलिड नहीं, ये लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल्स में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतः ऑटोमेटिकली बहने का गुण होता है, मूव करने का गुण होता है। तो आप जानते हैं कि ये कांच है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, सपोज दैट ये पार्टिकल्स हैं इसके, ये पार्टिकल्स अपने आप मूव करेंगे, और मूव करने की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करती है। आप ये भी जानते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब जानते हैं कि खिड़की जो है वो ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर लगाई जाती है। खिड़की फर्श पे तो लगाई नहीं जाती, फर्श पे लगाई जाती है ना, ग्राउंड से कुछ हाइट पर लगाई जाती है, और कुछ हाइट पर लगी है, दैट मींस उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इनके पार्टिकल्स पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बुला रहा है उसको नीचे, समझ गए। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, और जितने पार्टिकल्स हैं यहां पर आकर इकट्ठा हो जाएंगे। जब इकट्ठा कलेक्ट हो जाएंगे यहां पर, तो ये नीचे का सिरा जो होगा वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ जाती है, और ऊपर का सिरा, चूंकि ऊपर से पार्टिकल नीचे की ओर आगे के बेचारा पतला सा हो जाता है। और जब फिटिंग होती है, जो खिड़कियों की जो फिटिंग होती है, तो उसमें उतना ही गैप होता है जितना उसकी मोटाई होती है, उसी के हिसाब से वो फिट रहता है। अगर ऊपर से थोड़ा सा पतला हो गया तो गैपिंग तो उतना ही है, लेकिन अब कांच की वो जो जगह है, वो जो मोटाई है, वो थोड़ा सा स्पेस ले लेती है, इसलिए वो जो खिड़कियां हैं, खड़क के खड़कने से खड़कती खिड़कियां ऐसा कुछ खड़खड़ की आवाज करने लगती हैं, या आप कह सकते हैं कि वो एग्जैक्टली फिट नहीं होती हैं, उनके कुछ पार्टिकल्स नीचे की ओर आने से वो अव्यवस्थित सी हो जाती है। क्लियर है बेटा? तो आप कह सकते हैं कि कांच एक अतिशीतित द्रव है, अतः इसके पार्टिकल्स गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे की ओर स्वतः गति करने लगते हैं, जिससे कि नीचे का सिरा मोटा हो जाता है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, जबकि ऊपर का सिरा थोड़ा सा पतला हो जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, जब रीजनेबल क्वेश्चन आते हैं, तब आपको थोड़ा सा डिटेल मैकेनिज्म देना होता है समझा के, या इसको बना भी देंगे तो और अच्छी बात। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। कैसे आप जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि भैया ये क्रिस्टलीय है और ये अक्रिस्टलीय है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। अगर हम बात करें क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय ठोस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है, तो इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जामिनेशन में, यूपी बोर्ड में, कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में 4 प्रमुख अंतर बताइए, या प्रमुख अंतर का उल्लेख कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन बनेगा। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या डिसिमिलरिटीज होती हैं, क्या असमानताएं या विषमताएं होती हैं, अंतर होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशन आप कह सकते हो इनके संघटक कणों की व्यवस्था क्या होती है, नियमित होती है, रेगुलर फॉर्म में अरेंज होती है। इनके वेयरएज इनके संघटक कणों की, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की व्यवस्था अनियमित होती है, इर्रेगुलर। ठीक है, तो आप सेंटेंस में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, हम पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ लेना इनके संघटक कणों की व्यवस्था क्या होती है, नियमित, और इनकी संघटक कणों की व्यवस्था अनियमित। तो यहाँ पर हम संघटक कणों की व्यवस्था क्या होती है बेटा, नियमित या रेगुलर होती है। Whereas अगर हम इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो इसके संघटक कणों की, अक्रिस्टलीय ठोस में संघटक कणों की जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है, या सिर्फ आप व्यवस्था कह सकते हैं, वो क्या होती है, इर्रेगुलर होती है बेटा, अनियमित होती है, इर्रेगुलर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, इसको वास्तविक ठोस कहा जाता है, ट्रू सॉलिड कहा जाता है, और ये आभासी या अपीयरेंस, ट्रू सॉलिड्स, और ये क्या है, आभासी ठोस
आभास होगा कि ये ठोस है, बट एक्चुअली ये ठोस नहीं होते हैं, अपीयरेंट या अपीयर होते हैं, अपीयरेंट सॉलिड। तीसरा पॉइंट, इनका गलनांक निश्चित होता है। देखिए सॉलिड्स में एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट दैट मींस के इतना टेम्परेचर दे दो कि मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, गल जाए, ठीक है, इतना टेम्परेचर इनको दे दो कि ये गल जाए या पिघल जाए। गलना और पिघलना दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप लोग क्लैरिफाई करेंगे, अंतर बताएंगे कि गलना और पिघलना में क्या अंतर है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड स्मेल्टिंग, ठीक है। तो आप सर्च करिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा, आप उससे पूछ के बताइएगा कि गलना और पिघलना में क्या अंतर होता है। चलिए ठीक है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका गलनांक निश्चित होता है, गलनांक निश्चित होता है, फिक्स होता है। आप कह सकते हैं अगर आपसे कोई मेटल दिया जाए, कहा जाए बेटा कि इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या होगा, तब आप उसको हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर भी वहां पर रख देते हैं जो कि टेम्परेचर के इंक्रीज को या एग्जैक्ट जो उसकी रीडिंग होती है उसको बताता है। तो जब जिस पॉइंट पर उसका एक भी पार्टिकल गलना शुरू कर जाए, पिघलना शुरू कर जाए, अपनी फेज में परिवर्तन शो करना शुरू कर दे, उस टाइम टेम्परेचर को आप रीड कर लेते हैं, पता चला कि ये 350 डिग्री सेल्सियस आया, तो 350 डिग्री सेल्सियस इज द फिक्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। उस सॉलिड का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट 350 है, तो 350 से 351 या 352 नहीं होगा। फॉर एवरी पार्ट ऑफ दैट मेटल, चाहे छोटा टुकड़ा लो, चाहे बड़ा टुकड़ा लो, चाहे बहुत बड़ा टुकड़ा लो, सबका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा अगर एक पर्टिकुलर सॉलिड की बात करते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस में कांच, रबर, प्लास्टिक, इन सब चीजों की बात करते हैं, तो इनके पार्टिकल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज नॉट फिक्स, नॉट सर्टेन, यू कैन से, वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन इन अ फिक्स रेंज, वो एक फिक्स रेंज में होता है, परिसर में होता है। तीसरा पॉइंट इसका है इनका गलनांक, इनका जो गलनांक होता है बेटा वो निश्चित परिसर में होता है। अर्थात आप कह सकते हो जैसे रबर लिया गया, रबर को हमने हीट किया तो रबर एग्जैक्ट जैसे 45 पे, 45 से हो सकता है 45 पे हो जाए या 50 पे हो जाए या 55 पे हो जाए, तो कहा जाएगा कि 45 से 55 के बीच में कभी भी ये पिघल सकता है। अर्थात इस रबर का जो गलनांक है, जो टेम्परेचर है गलाने के लिए, वो फिक्स नहीं है, लेकिन एक परिसर में है, वहां पे लगभग इतने पे हो जाएगा, 50 से 100 के बीच में हो जाएगा, 90 से 100 के बीच में हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते हो कि 90, इस केस में कह सकते हो, लेकिन इस केस में आप बिल्कुल नहीं कह सकते। समझ में आ जाएगा, भूल जैसे बैठे आ रही है समझ में, ठीक। तो इनका गलनांक क्या होता है, एक निश्चित परिसर में होता है, ना फिक्स रेंज, निश्चित परिसर, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक फिक्स होता है, इनका गलनांक लगभग में होता है, रेंज में होता है कि इतने से इतने के बीच में हो जाए। चौथा पॉइंट देखिए बेटा, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को हम स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दो भाग में या दो से ज्यादा पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, कट आउट करते हैं, काटते हैं, तो इनका जो सरफेस होता है वो चिकना सरफेस मिलता है, समतलीय सतह प्राप्त होती है। फिर से एक बात समझो, जब हम क्रिस्टलीय ठोस का कोई भी मेरे पास सैंपल है, अगर उसको हम दो या दो से ज्यादा भागों में स्प्लिट करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, तो उसके जितने सरफेस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे बेटा, चिकने मिलेंगे, समतलीय मिलेंगे, प्लेन मिलेंगे। Whereas अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, इसको कट करने पे या दो से ज्यादा या दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में बांटने पर इसके जो सतह होगी वो खुरदरी सतह मिलती है, वो चिकनी या समतली नहीं, असमतलीय सतह। जैसे प्लास्टिक, आपके पास चेयर है, स्टूल है, मेज है, आप कह सकते हो, और भी प्लास्टिक के उपकरण हैं, प्लास्टिक की पाइप्स होती हैं, हम यूज करते हैं, तो उसको आप कट करते हो, काटते हो, तो उसकी जो सतह मिलेगी वो चिकनी नहीं मिलती है बेटा, उसको टच करने पर असमतलीय सा महसूस होता है, खुरदरापन महसूस होता है। आपने ऐसा देखा होगा, कांच को भी काटने पर बिल्कुल चिकनी सतह नहीं मिलती, बात समझ रहे हो बेटा, ठीक। वो भी क्या करता है, खुरदरी सतह के रूप में प्राप्त होता है। चीजें क्लियर हो पा रही है क्यों भाई, क्लियर हो गई। तो यहां पर इसमें विदलन का गुण उपस्थित होता है, इसमें विदलन का गुण उपस्थित नहीं होता है।
विदलन का गुण दैट मींस कि समतल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये समतल पार्ट्स में डिवाइड नहीं। तो आप कह सकते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, देखो बेटा इसको एक सेंटेंस के रूप में लिखेंगे तो ज्यादा प्रभावी या ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, या इसमें पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण उपस्थित होता है, अर्थात इनको दो या दो से अधिक भागों में तोड़ने पर या बांटने पर समतलीय चिकनी सतह के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, चिकनी सतह के टुकड़े प्राप्त होते हैं। ऐसा लिख दोगे तो ये एक्सप्लेन कर दिया आपने अच्छे से। तो इसमें विदलन का गुण क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। वेयर एज अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण क्या होता है बेटा? अनुपस्थित होता है। विदलन का गुण अनुपस्थित। ठीक, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं बेटा। फिफ्थ पॉइंट में इफ यू कंसीडर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इनके हम प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, अर्थात विषमदैशिक गुण के होते हैं। इनका जो गुण होता है वो क्या होता है? विषमदैशिक गुण। अगर प्रकाशीय गुण की बात की जाए, अर्थात अगर आप एक डायमंड लेते हैं, सिंस डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्रिस्टलीय ठोस है, डायमंड को देखते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में जब हम उसको डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं तो उसमें उसके कलर जो होते हैं वो बदलते जाते हैं। डायमंड आपने नहीं देखा, कृत्रिम हीरा आपने देखा होगा। बहुत सारे बच्चे जो आजकल के फैशन में चूर है वो थोड़ा बहुत डायमंड टाइप शेप में अपना लॉकेट वगैरह पहने रहते हैं, हाथ में भी पहने रहते हैं, या आपने कभी देखा होगा वॉचेज वगैरह में छोटे छोटे ये जो है जो क्या कहते हैं कृत्रिम या मैन्युफैक्चर्ड डायमंड जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड का, वो लगा होता है। अगर उसको आप देखेंगे तो कलर चेंज होता जाएगा बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करते जाएं तो इसमें कलर चेंज, थोड़ा सा हरा हो गया, नीला हो गया, लाल हो गया, बदल रहा है, कमाल हो गया। तो आप कहते हो ये कैसे हो रहा है? या कभी कभी आपने देखा होगा आपके घर में जो एक मान लो फ्रेम युक्त कोई फोटो है, तो उसमें अगर डायरेक्शन चेंज करते हो तो ऐसे देखो तो बजरंगबली दिखाई देने लगे, वाह भाई ऐसे आए तो पता चला शंकर भगवान दिखाई देने लगे, भोलेनाथ, महादेव का, महाकाल का भक्त, आकाश। ठीक, और इधर जाओगे तो कोई और छवि दिखाई देने लगती है। तो क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें विषमदैशिक गुण होता है। डायरेक्शन चेंज करने पर उसके प्रकाशीय गुण बदल जाते हैं, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक में बदलाव आ जाता है, उनकी ध्रुवता बदल जाती है, पोलैरिटी आल्सो चेंज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रॉम चेंज इन डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन में चेंज करते हैं तो उसकी सारी चीजें प्रकाशीय गुण जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो यहां पर बात करते हैं कि ये जो होते हैं एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, एनिसोट्रॉपिक अर्थात विषमदैशिक। क्या होते हैं बेटा? विषमदैशिक होते हैं, अर्थात दिशा बदलने पर, डायरेक्शन चेंज करने पर इनके क्या होते हैं? इनके प्रकाशीय गुण बदल जाते हैं। नालायक प्रकाशीय गुण, अपवर्तनांक, ध्रुवता, पोलैरिटी, लाइट, ये जितने भी प्रॉपर्टीज होती है बदल जाते हैं। तो दिशा बदलने पर इनके प्रकाशीय गुण क्या हो जाते हैं बेटा? प्रकाशीय गुण लाइक अपवर्तनांक कह सकते हैं आप, ध्रुवता, पोलैरिटी, ठीक है, ध्रुवता आदि चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में? क्योंकि पैटर्न इनका चेंज हो जाता है। अभी थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं। जैसे सपोज दैट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है, ठीक। एक को हम यहां ब्लैक कर दे रहे हैं, एक ब्लैंक, ब्लैक ब्लैंक, खाली और ब्लैक ऐसे करके बना दिया, ऐसे करके बना दिया, ठीक। अब फिर इसके जो पार्टिकल्स हैं कुछ इस हिसाब से नीचे इसके जुड़े हैं, ब्लैक के नीचे ब्लैंक कर देना खाली वाला, इसके नीचे क्या करोगे बेटा? ऐसे बनाते चले जाओ, है जी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा, ए बी करके भी आप बना सकते हो। यहां भी आपने क्या कर दिया?
ब्लैक ब्लैंक ऐसे करके आप बनाते चले जाइए। फिर नीचे यहाँ क्या होना चाहिए, ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैक पॉइंट बना देना, यहाँ ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर ब्लैक एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे करके आप इसको बना दीजिए। यहाँ पर इस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनी। अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, सीधा देखते हैं, तो आपको एक दूसरा पैटर्न मिलता है। कैसा पैटर्न मिलता है बेटा, कैसा पैटर्न मिलता है, ब्लैक ब्लैंक ब्लैंक, ऐसा मिला। ठीक, अगर हम यहां से पैटर्न देखते हैं तो इसका पैटर्न क्या मिला, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, या आप ABCD का नाम देंगे या AB करके बनाएंगे तो ये बना BAB, ऐसे करके बना। अगर बेटा हम ऐसे करके देखते हैं, भाई हम किसी भी पर्टिकुलर वस्तु को किसी भी डायरेक्शन में ऐसे करके प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, आप फ्री हैं उस मामले में। ठीक, तो यहाँ पर जब आप तिरछा करके देखेंगे तो आपको देखो कैसे कैसे पार्टिकल मिले, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, कहीं भी ब्लैक, कहीं भी खाली नहीं। यहाँ पर ऐसे देखेंगे, ऐसे तिरछा करके ब्लैक ब्लैक ब्लैक, यानी कि जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो इनके जो संघटक कणों की व्यवस्था क्या हो जा रही है, अलग अलग हो जा रही है, उनका पैटर्न बदल जा रहा है, उनकी अरेंजमेंट बदल जा रही है, तो उनके प्रकाशीय गुण तो स्वाभाविक है बदल ही जाएंगे, बदल जाएंगे कि नहीं, बदल जाएंगे ना बेटा। ठीक, तो यहाँ पर एनिसोट्रॉपिक नेचर का मतलब है कि अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में या अगर उसके प्रकाशीय गुणों की तुलना करते हैं तो विद द चेंज ऑफ डायरेक्शन उनके प्रकाशीय गुण, उनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं, इसलिए इनको हम एनिसोट्रॉपिक नेचर का मानते हैं, कहते हैं। फिफ्थ में देखा जाए तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक या आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज या आइसोट्रॉपिक लक्षण होता है, इनके गुण होते हैं। अब आइसोट्रॉपिक का मतलब यह है कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करें, यानी दिशा बदलने पर इनके प्रकाशीय गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा आप कह सकते हो कि दिशा बदलने पर इनके प्रकाशीय गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। अर्थात ना तो अपवर्तनांक बदलेगा, ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा और ना ही इनकी पोलैरिटी भी इफेक्ट होगी। क्यों? रीजन इसका ये है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो किसी रेगुलर शेप में पहले से भी नहीं होते। जब पहले से ही कोई अरेंजमेंट नहीं दिखती, आप प्लास्टिक को अगर देखोगे तो प्लास्टिक पे डायरेक्शन चेंज करने पर उसकी पोलैरिटी या उसके पार्टिकल्स के प्रकाशीय गुण तो बदलते नहीं दिखाई देंगे। इनफैक्ट आप कह सकते हो प्लास्टिक से तो हम आप देख ही नहीं सकते, वो क्रिस्टलाइन नेचर ही नहीं है उसका। या कांच में देखो, कांच में जैसे देखते जाओगे वैसे ही आपको दिखाई देगा, वहां पर कोई परिवर्तन या कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक, तो ये थे कुछ इसके प्रमुख अंतर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में। आप कह सकते हैं कि अगर चार प्रमुख अंतर आए तो आप इसको एक सेंटेंस के रूप में भी लिख सकते हैं, वेयरएज आप इसको ब्लॉक वाइज भी करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं क्या क्या अंतर होते हैं। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए द इंपीरियल स्टडी चैनल के साथ। आगे हम चर्चा करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार और भी जो इसके टॉपिक्स हैं उसको क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।